So, students, we are going to discuss the last part of this video, that is the summary of the chapter breathing and exchange of gases. Okay, so let's start. The summary says that the cells utilize oxygen for metabolism. हम सबको पता है बिल्कुल सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिज्म करने के लिए, जिसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों आता है। क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली तोड़ता है माइक्रोमोलिक्यूल्स को, ताकि हम उसके जो है वो केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ के केमिकल बॉन्ड्स, जब भी हम माइक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो उनका जो केमिकल एनर्जी है, जो उनके बॉन्ड्स में बॉन्ड एनर्जी, वो निकल के बाहर आता है, जिसको हम ट्रैप कर लेते हैं एटीपी के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है, तो सेल्स जो है उसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं ताकि वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे CO2, जो कि बहुत हार्मफुल है। ठीक है, और हर एनिमल का अपना अपना हैज इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म, अपना अपना मैकेनिज्म है, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास, क्योंकि हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को रिस्पिरेशन करने आता है और एनर्जी बनाने आता है। और एनिमल्स ने ये मैकेनिज्म जो इवॉल्व किया है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए भी किया है फ्रॉम देयर। ठीक है, जहां पे भी CO2 बना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी किया जाता है। वी हैव अ वेल डेवलप्ड, अब अपने बारे में बात करें ह्यूमंस के बारे में, कि वी हैव अ वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो जिसमें क्या होता है, दो लंग्स है हमारे पास, और उस लंग से एसोसिएटेड एयर का पैसेज है, जिससे हम ये काम को कर सकते हैं। एयर के पैसेज से हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली ब्लड के पास एयर को देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, और वो पूरे सेल्स के पास ट्रांसफर होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्पिरेशन इज द ब्रीदिंग। ऑब्वियसली जब तक आप ब्रीथ नहीं करोगे तब तक रिस्पायरेशन तो हो नहीं सकता। The first step in the respiration is breathing, by which the atmospheric air is taken in, which is called as inspiration, and the alveolar air is released out. Alveolar air जो कि rich है CO2 में, अब उसको release out किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सांस छोड़ना, expiration. The exchange of O2 and CO2 between the exchange of oxygen and CO2 between the deoxygenated blood and the alveoli. Yes, क्योंकि deoxygenated blood से alveoli में जाता है CO2, और alveoli से deoxygenated blood में जाता है O2, ताकि वो उसको oxygenate कर सके. And transport of these gases throughout the body by the blood, exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and tissues, and utilization of O2 by the cells are other steps involved. होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके। उसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा, और फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कहाँ से, ब्लड से सेल्स की तरफ। ठीक है, ब्लड से सेल्स की तरफ ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज, एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है सेल्स के द्वारा बाय द सेलुलर रिस्पिरेशन। और ये सारा जो स्टेप है, ये टोटल स्टेप जो है वो ब्रीदिंग से लेकर रिस्पिरेशन तक इन्वॉल्व है। सिमिलरली CO2 के बारे में भी कह सकते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में जाता है। ठीक है, और ये CO2 एक्चुअली में आया कहाँ से था ब्लड के पास, तो हमें पता है कि जो है CO2 वो एक्सचेंज हुआ था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ताकि टिश्यू अपना CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे सके, उसको डीऑक्सीजनेट बना सके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्टीमेटली जाए आपके एल्वोलाई में, एल्वोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर कर सके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अल्टीमेटली एल्वोलाई के द्वारा बाहर एटमोस्फेयर में रिलीज कर दिया जा सके। ठीक है, थर्ड पैरा क्या है, थर्ड पैरा है कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये दोनों कैसे कैरी किया जाता है, बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, बिटवीन द एटमोस्फेयर एंड एल्वियोलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मसल्स। मैंने पहले बताया है कि आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो लंग्स का वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम, या आपके थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम, इन दोनों को आप बढ़ाया घटा सकते हो स्पेशलाइज्ड मसल्स के द्वारा, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स है एंड आपका डायफ्राम है। एब्डोमिनल मसल्स भी है, वो भी कभी कभी हेल्प करते हैं जब आप फोर्सफुली जो है अल्टर कर रहे हो, वॉलंटरली अल्टर कर रहे हो अपने रिस्पिरेटरी रेट को। ठीक है, तो इंस्पायर या एक्सपायर आप कोई भी गैस को कैसे कर सकते हो, जो भी गैस का प्रेशर जिस साइड भी ज्यादा है, वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा। अगर एटमोस्फेयर में ज्यादा है, एल्वियोलाई में कम है, तो एटमोस्फेयर से एल्वियोलाई की तरफ आएगा। एल्वियोलाई में ज्यादा है, एटमोस्फेयर में कम है, तो वो एल्वियोलाई से एटमोस्फेयर की तरफ जाएगा। तो आखिर ज्यादा और कम हुआ कैसे, तो हम जो है अपने वॉल्यूम को बढ़ाया घटा सकते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ या घट सकता है, और अल्टीमेटली प्रेशर अगर बढ़ या घट रहा है तो प्रेशर का ग्रेडियंट बन सकता है। तो हम जो है अल्टीमेटली वॉल्यूम को बढ़ा घटा के प्रेशर को बढ़ा घटा सकते हैं, और वॉल्यूम को बढ़ा घटा हम कैसे सकते हैं, स्पेशलाइज्ड मसल्स के द्वारा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट between the atmosphere and alveoli with the help of what, with the help of special muscles, the intercostal muscle जो ribs के बीच में होते हैं, intercostal, coastal means ribs, and diaphragm। ठीक है, the volume of air involved in these activities can be estimated with the help of spirometer and are of clinical significance. Yes,
ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इस एक्टिविटी में, सांस लेने में, छोड़ने में इन्वॉल्व होता है, उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं और इससे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी के भी, है ना, नॉर्मल रिस्पिरेशन का, नॉर्मल रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का। अगर इसमें कुछ अल्ट्रेशन होगा तो इसका मतलब वो अनहेल्दी है, उसको कुछ चेकिंग की जरूरत है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वियोलाई एंड टिश्यूज अकर बाय द डिफ्यूजन, यस वी नो। डिफ्यूजन यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम स्मॉल पी O2 लिखते हैं एंड CO2 दैट इज स्मॉल p CO2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा पार्शियल प्रेशर में एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर के बीच में, उतने ज्यादा स्पीड से वो जो है डिफ्यूज करेगा, यानी कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है कि किस स्पीड से वो डिफ्यूज करेगा, वो डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पे, कि अगर ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर है तो ज्यादा स्पीड से वो डिफ्यूज करेगा, ठीक है। मतलब पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो। एंड देयर सॉल्युबिलिटी, जो गैस ज्यादा सॉल्युबल है वो ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज करेगा। हमको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 20 से 25 गुना ज्यादा जो है वो सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है। और एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कि अगर कोई भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो जितना भी ज्यादा थिक है, ठीक है, उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, अगर जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा थिक है तो उसके अक्रॉस डिफ्यूजन होना और मुश्किल हो जाएगा। दीज फैक्टर्स इन आवर बॉडी फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके, एज वेल एज फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू, ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू की तरफ जा सके ऑक्सीजन, ताकि रिस्पिरेशन हो सके टिश्यूज के अंदर या सेल्स के अंदर। द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। जी हाँ, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका ठीक अपोजिट जो डायरेक्शन वो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का है, दैट इज फ्रॉम द टिश्यूज टू द एल्वियोलाई। CO2 टिश्यू में बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यू से वो लंग्स की तरफ जाएगा, एल्वियोलाई की तरफ जाएगा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हमको पता है 97% जो है ऑक्सीजन वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन पूरे बॉडी में। इन द एल्वियोलाई जहाँ पे PO2 ज्यादा होता है, हाइयर, oxygen gets bound to the hemoglobin which is easily dissociated at the tissue where the PO2 is low and pCO2 and H plus concentration is high। हमें पता है कि जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वो इफेक्ट करेगा ऑक्सीजन के बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन को, ठीक है। तो जहां हमारे टिश्यूज के पास जो है CO2 ज्यादा है, और कोई तुमसे पूछे कि CO2 ज्यादा है तो H+ क्यों ज्यादा होगा, तो हमको पता है कि अगर CO2 ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो अल्टीमेटली टूट जाएगा H+ और HCO3- में, यानी जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा H+, क्योंकि CO2 अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड बन के में कन्वर्ट होकर टूटता है H+ में, ठीक है। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर CO2 ज्यादा है यानी H+ ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन के बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा। कोई पूछे कि आखिर ऐसा क्या कर देता है ये दोनों जिससे ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। तो चूंकि हम जानते हैं हेमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है, तो प्रोटीन है और इसका टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, तो H+ क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर को कॉन्फॉर्मेशनली चेंज कर देता है, यानी इसका शेप जो है बदल देता है। तो ऑक्सीजन एक फिक्स शेप के साथ ही बाइंड कर सकता है, तो अगर शेप ही बदल जाएगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा। तो CO2 के बढ़ने से H+ बढ़ जाता है, H+ जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके उसका शेप चेंज कर देता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो है वो अब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। दैट्स वाई द कार्बन डाइऑक्साइड और H+ और इवन टेम्परेचर बढ़ाने से भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। आप जानते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, यानी प्रोटीन का शेप चेंज हो सकता है। तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका शेप चेंज कर सकता है H+ आयन, है ना, या फिर टेम्परेचर। तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया था वो आराम से टूट जाता है टिश्यूज के पास। क्यों? क्योंकि वहां पे CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई है जो कि हेमोग्लोबिन के शेप को चेंज कर देते हैं नियरली 70%। अब यहाँ पे बात कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और बाइकार्बोनेट वो बनता कैसे है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के हेल्प से, के प्रेजेंस में, जो कि आपके रेड ब्लड सेल के भी अंदर है और थोड़ा सा उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में भी है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर एज इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, एंड इन द रेस्ट 7% जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपका डिसॉल्व होकर सीधे प्लाज्मा में, ठीक है। इन द टिश्यूज वेयर द pCO2 इज हाई इट गेट्स बाउंड टू द ब्लड, ठीक है। जहां पे pCO2 हाई है, ठीक है, टिश्यूज में, तो अल्टीमेटली जाता है आपके ब्लड में, किससे बाउंड हो जाता है वो आपके हेमोग्लोबिन से, ठीक है। वेयर एज इन द एल्वियोलाई, जहां पे एल्वियोलाई है
वहां पे PCO2 कम है, PO2 हाई है। तो चूंकि आप पढ़े हो कि PO2 भी PCO2 के बाइंडिंग को इफेक्ट कर सकता है हेमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि अगर यही वो बस है जिसके पास, जिसमें O2 भी बैठ सकता है, जिससे O2 भी बाइंड कर सकता है हेमोग्लोबिन के साथ और CO2 भी बाइंड कर सकता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो इसको हटा देगा और ये बढ़ जाएगा तो इसको हटा देगा। तो pressure of oxygen, partial pressure of oxygen can also affect the binding of the carbon dioxide with the hemoglobin, and this happens in the case of the alveoli, right? So in the alveoli where the pressure of CO2 is low and O2 is high, it gets removed from the blood. What it मतलब क्या है, किसका बात कर रहे हैं? CO2 gets removed from the blood. नाउ द रिस्पायरेटरी रिदम, किस किस रिदम से, किस स्पीड से, किस, ठीक है, टोन से हम सांस ले रहे हैं, इट इज मेंटेन्ड बाय द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन। हम जानते हैं मेड्यूला रीजन जो है वही हमारे इनवॉलेंट्री जो भी हम सांस लेते हैं उसको जो है वो कंट्रोल करता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर उसके पास। इसके अलावा एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी है मेड्यूला में जो कि सेंसिटिव है दो केमिकल्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए, और वो रिसेप्टर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो रिसेप्टर्स आपके दो आर्टरीज में पाए जाते हैं, एओर्टा में और कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। उसके अलावा एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी है पोन्स रीजन में, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म को ऑल्टर कर सकता है। अगर हम स्पेशली बात करें, ठीक है, किसका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, तो ये इंस्पायरेशन का रेट रिड्यूस कर देता है, ड्यूरेशन, इंस्पायरेशन कितने आप देर तक इंस्पायर करोगे उसको वो कम कर देता है। यानी कि अगर ये इंस्पिरेशन को कम किया तो एक्सपायरेशन को भी कम कर देगा। अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है कि ये जो पॉन्स का जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये आपका जो है रेट ऑफ रिस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देता है। और अगर आपका बात करें कीमोसेंसिटिव एरिया वाला, कीमोसेंसिटिव एरिया का मेडुला में जो है वो भी आपका रिस्पिरेटरी रेट को या ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये तो सेंसिटिव है CO2 और H+ के लिए। तो ये तभी एक्टिवेट होगा जब CO2 और H+ ज्यादा हो गया हो। तो CO2 H+ को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा रेट से, है ना, सांस छोड़ना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, यानी कि रेट ऑफ इंस्पिरेशन और रेट ऑफ एक्सपायरेशन दोनों बढ़ जाएगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। कोई पूछे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन का क्या, कितने टाइम तक इंस्पिरेशन कर रहे हो, वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बोलोगे घटेगा, क्योंकि जितना देर आप सांस ले रहे हो अगर वो कम नहीं हुआ तो आप कैसे स्पीड में सांस ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। पूछ रहा है डिफाइन वाइटल कैपेसिटी एंड व्हाट इज इज सिग्निफिकेंस। तो हम जानते हैं वाइटल कैपेसिटी वो बॉडी का क्षमता है, मैक्सिमम बॉडी अपने आप पूरा दम लगा के कितना जो है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। तो हमको पता है कि बॉडी एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना इंस्पायर कर सकता है, तो नॉर्मली तो टीवी प्लस IRV इंस्पायर कर सकता है, ये नॉर्मली, ये एक्स्ट्रा। और अगर पूरा दम लगा दे फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायर कर रहा हो तो ERV भी वो इंस्पायर कर सकता है। या फिर वाइटल कैपेसिटी का एक और डेफिनेशन है कि बॉडी का वो क्षमता जो कि वो पूरा दम लगा के एक्सपायर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो नॉर्मली कितना एक्सपायर कर सकता था, टीवी, दम लगा के एक्सपायर कितना कर सकता है, ERV। क्योंकि वो फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद एक्सपायर कर रहा है, तो फोर्सफुली इंस्पायर करते टाइम आपने एक्स्ट्रा जो लिया था वो IRV भी लिया था। तो वाइटल कैपेसिटी इस साइड से भी कैलकुलेट करो इस डेफिनेशन से तो भी यही आ रहा है, इस साइड से करो तो भी यही आ रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये अगर वाइटल कैपेसिटी आप किसी भी ह्यूमन का देख रहे हो तो ये बताता है, अगर वो एक हेल्दी ह्यूमन है, ठीक है, तो उसका जो है वाइटल कैपेसिटी इन तीनों का सम ही आएगा। लेकिन अगर उसके लंग्स में कोई इश्यू है या उसके मसल्स में कोई इश्यू है तो वो पूरा फोर्सफुली दम लगा के भी उसका जो वाइटल कैपेसिटी वो इससे थोड़ा कम आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ मसल्स में प्रॉब्लम है या कुछ जो है लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि हम इसके हेल्प से हम जो है मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम स्पायरोमीटर से जो भी वॉल्यूम आप ले रहे हो छोड़ रहे हो वो मेजर कर सकते हो। तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छा उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है चेक करने के लिए कि लंग्स जो है वो हेल्दी फंक्शन वाले कंडीशन में है या नहीं। सेकंड है कि स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs after a normal breathing। तो जब आप नॉर्मली ब्रीथ करते हो तो आपको पता है नॉर्मली ब्रीथ करने के टाइम पे जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह रहा है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मली जब फंक्शन कर रहे हो उस टाइम पे कितना रह रहा है, ठीक है। तो आप फोर्सफुली भी एक्सपायर कर दोगे तब भी आपके लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम बचा रहेगा, क्योंकि आप नॉर्मली एक्सपायर किए हो तो आपके लंग्स के अंदर ERV भी बचा हुआ है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज द सम ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम एंड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको इन दोनों का जो है वैल्यू पता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर तक, तो आप इसका रेंज ले लो 1100 टू 1200 मिलीलीटर। और अगर आप ERV ले रहे हो तो इसका आपको 1000 टू 1100 मिलीलीटर होता है। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको जो है इसका भी रेंज मिल जाएगा, किसका, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द, यानी FRC का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड,
Diffusion of gases occurs in the alveolar region only and not in other parts of respiratory system. Why? क्योंकि हमारे पास alveoli ही में एक ऐसा specific structure बना हुआ है, diffusion membrane बना हुआ है जो इतना ज़्यादा thin है कि उसके across जो है हम लोग easily जो है diffuse कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए diffusion of gases जो है सिर्फ और सिर्फ alveoli में ही होता है और किसी और part में respiratory system के नहीं होता है, not in the other parts of respiratory system। क्योंकि बाकी part क्या है respiratory system का, आपका bronchi है, आपका trachea है, आपका bronchioles है, उनका wall इतना thick नहीं है कि हम उसके अक्रॉस डिफ्यूजन कर सके, ठीक है। क्योंकि वो जो है या तो कोल्यूमनार सिलेटेड एपिथेलियम या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम के बने हुए हैं जो कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं, तो इनके अक्रॉस डिफ्यूजन होना बहुत टफ है एज कम्पेयर टू पतले पतले सेल्स। इनके अक्रॉस तुरंत डिफ्यूजन हो सकता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जहां पे भी वहां पे डिफ्यूजन हो सकता है, कोल्यूमनार के अक्रॉस डिफ्यूजन नहीं हो सकता है जो कि अदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हमको याद रखना ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। हमारा जो है 23% जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ द कार्बामिनो हेमोग्लोबिन HbCO2 के फॉर्म में। CO2 से बाइंड होकर वो ट्रांसपोर्ट होता है और जो हमारा रेस्ट जो बच गया, हमारा जो रेस्ट बच गया HbCO2, और हमारा जो रेस्ट बच गया 7% ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारा डिजोल्व स्टेट इन प्लाज्मा, ठीक है। डिजोल्व होके प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हो गया। व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू दोज इन द एल्वुलर एयर। तो हमको पता है कि PO2 एटमॉस्फेयर में कितना होता है PO2 एटमॉस्फेयर होता है 159, ठीक है। और हमारा एल्वुलाई में कितना होता है, एल्वुलाई में होता है 104। PCO2 हमारा एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है और हमारा जो है वो एल्वुलाई में हो जाता है, एल्वुलाई में हो जाता है वो हमारा 40, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कंपेयर करिए, तो ठीक है कंपेयर कर लेते हैं। व्हाट विल बी द PO2। तो PO2 हाई किधर है, PO2 हाई है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो व्हाट विल द PO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर, PO2 विल बी हायर, लेसर नहीं होगा, हायर होगा, हायर होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। PCO2 कैसा होगा, PCO2 लेसर है ना एटमॉस्फेयर में एज कम्पेयर टू एल्वुलाई, तो PCO2 लेसर होगा, हायर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में हम इंस्पायर कैसे करते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में पहले बात तो हम कितना इंस्पायर करते हैं, टाइडल वॉल्यूम दैट इज टीवी। तो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगे और डायफ्राम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि इंस्पायर करते टाइम हम अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम को या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम को। इसको बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है जो कि रिब्स को लिफ्ट करता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर या वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी चैम्बर इंक्रीज करता है इन द एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, नो इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। लेकिन जो डाइफ्राम है, डाइफ्राम जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर बढ़ा देता है इन द एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन को नॉर्मल कंडीशन में एक्सप्लेन करता है। इसके बाद हम आते हैं हाउ इज रिस्पिरेशन रेगुलेटेड। तो हमको पता है कि हम अपने रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन पढ़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है जिसमें इन्वॉल्व है मेडुला और हमारा पॉन्स। मेडुला जो है वो नॉर्मल रिस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है थ्रू इट्स रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और हमारा जो पॉन्स है ये भी हमारे रिस्पिरेटरी रेट को ये जो बढ़ा देता है। और ये कैसे बढ़ा देता है, ये हमारे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को घटा देता है, ठीक है। इसके अलावा मेडुला से एक और चीज होती है दैट हमारा जो मेडुला जो है वो उसके पास जो है एक केमोसेंसिटिव एरिया भी है जो कि सेंसिटिव है H+ और CO2 के लिए। और रिसेप्टर्स जो है हमारे आर्टेरी में प्रेजेंट है जो कि रिसीव करते हैं ब्लड में। अगर CO2 और H+ बढ़ जाए तो आर्टेरी को पता चल जाएगा, आर्टेरी क्या करेगा, मैसेज भेजेगा मेडुला को, मेडुला क्या करेगा, रेट ऑफ रिस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा, रेट ऑफ इंस्पिरेशन रेट ऑफ एक्सपायरेशन बढ़ा देगा, या फिर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन घटा देगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा रिस्पायरेशन रेगुलेट हो सकता है, बढ़ या घट सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हमको पता है कि CO2 बढ़ने से जो है CO2 अगर बढ़ गया तो CO2 पानी के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, CO2 बढ़ा तो पानी के साथ रिएक्शन बढ़ गया, H2CO3 ज्यादा बनने लगा और H2CO3 टूट जाता है H+ और HCO3 माइनस आयन में, बाइकार्बोनेट आयन में। तो H+ बढ़ गया अगर CO2 बढ़ गया, तो चूंकि H+ बढ़ जाएगा तो हेमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करके उसका शेप चेंज कर देगा, कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा, जिससे हेमोग्लोबिन का शेप चेंज होने की वजह से वो अब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा। यानी कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन एक दूसरे के लिए जो एफिनिटी है इन दोनों का उसको एक घटा देगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो PCO2 को
इफेक्ट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे बस इतना है कि CO2 के बढ़ने की वजह से हेमोग्लोबिन का शेप चेंज होता है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन जितना बाइंड कर सकता था उससे एक पर्टिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट के चलते वो अब उतना ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा उससे बाइंड नहीं कर पाएगा। व्हाट हैपेंस टू द रिस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल? तो हमें पता है कि हम जितना ऊपर जाते हैं हिल पे, या जितना भी ऊपर जाते हैं हम अर्थ के, जितना भी ऊपर जाते हैं हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा तो जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी घट जाएगा, यानी कि PO2 होना चाहिए एटमॉस्फेयर में कितना, 159 mm of Hg, लेकिन अब चूंकि आप हिल पे चले गए हो ये 159 से घट के कहीं 130 या 120 हो जाएगा। तो चूंकि पार्शियल प्रेशर अब घट जा रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ही, तो पहले था 159 और एल्विलाई में कितना होना चाहिए 104, अब कितना हो गया एटमॉस्फेयर में 120 और अंदर तो 104 ही रहेगा। तो चूंकि डिफरेंस जो है यहाँ पे घट गया है, डिफरेंस डेल्टा जो डिफरेंस है वो घट गया है, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में जितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता था एल्विलाई में, इस सिचुएशन में उतना नहीं हो पा रहा है। तो होगा क्या, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमें हाइपोक्सिया होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा सांस लेने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द रिस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल? तो वो क्या होता है, जब कोई भी आदमी ऊपर जाता है तो उसका रिस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो फास्टन हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट? तो हमें पता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट है तो इसके बॉडी पे होल्स होते हैं जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज का साइट क्या है? सबसे पहली बात तो गैसेस एक्सचेंज यहीं पे नहीं होता, ये गैसेस जो है यहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ पे एक पाइप होता है और ये पाइप जो है अल्टीमेटली सेल्स के कॉन्टेक्ट में होता है। तो जो पाइप है ना, मेन जो बड़ा सा पाइप है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया टूट जाता है फर्दर ट्रैक्यूल्स में, और ट्रैक्यूल्स जो है वो कांटेक्ट में होते हैं सेल्स के। तो व्हाट इज द साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज? गैसेस इंटर तो ट्रैकिया से करते हैं फिर ट्रैक्यूल्स में जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, ट्रैक्यूल्स और सेल के बीच में। तो व्हाट इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट? द साइट इज द सेल्स एंड द ट्रैक्यूल्स। एंड कोई भी इंसेक्ट का जो बॉडी फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है उसके गैसेस को, ठीक है। सीधे जो है रिस्पिरेटरी पैसेज ही हर सेल के कांटेक्ट में होता है, यानी कि कोई भी रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज नॉट, जैसे हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमारा जो गैसेस है वो किसी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं है, वो बॉडी फ्लूइड का सहारा नहीं लेते हैं, किसी रिस्पिरेटरी पिगमेंट का सहारा नहीं लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, अगर वही एक्वेटिक इंसेक्ट हो जाए, तो एक्वेटिक इंसेक्ट चूंकि पानी में डिजोल्व गैस को लेता है, तो पानी जो है वो ट्रैकिया में ना चला जाए, मतलब यहाँ पे ट्रैकिया का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। एक्वेटिक इंसेक्ट्स में रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं उनके पास रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट्स सिग्मोइड पैटर्न? तो हाँ बिल्कुल, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसमें हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं हमारा, ठीक है, वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और इस एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है इसके सिग्मोइड पैटर्न का? तो ऑब्वियस सा बात है, जो हम क्लिनिकली या फिर जो प्रैक्टिकली हमने देखा है कि इसका रीजन क्या हो सकता है कि सबसे पहले कोई भी अगर आप सिग्मोइड कर्व देखो, बॉटनी में भी पढ़ोगे, तो उस केस में सिग्मोइड का मतलब क्या होता है? सिग्मोइड का मतलब होता है एस शेप। तो हुआ क्या, पहले जो है बहुत स्पीड मतलब 10 से 20 10 से 20 बढ़ा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तुरंत जो है वो परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से गैप पे ही बहुत ज्यादा सैचुरेट हो रहा है। फिर ये जो ऊपर वाला फेज आया, इसमें इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली ऊपर जाके क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो सिग्मोइड पैटर्न क्या कहता है, जैसे हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, हम इस ग्राफ से ही समझा देते हैं कि हम इस ग्राफ से ही समझा देते हैं कि जैसे देखिए, जब आप, ठीक है, जब आप 10 से 20 पे गए तो 10 का डिफरेंस पे आप जो है सिर्फ 20 से 25 पे पहुंचे हो, ठीक है। लेकिन अब इस पैटर्न को देखो, यहाँ पे आप 40 से 50, ठीक है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस हुआ जब आप 10 के डिफरेंस पे गए, ठीक। लेकिन आप फिर से जब आप 10 के डिफरेंस पे गए तो यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस मिला, ठीक है, 70 से 80 हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो 10 के ही डिफरेंस पे कहीं ज्यादा 70 से 80 80 70 से 80 आपको मिल गया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। सिग्मोइड कर्व किसी भी ग्राफ का तभी मिलता है जब शुरुआत में आपको एक्स एक्सिस पे 10 बढ़ने पे या सेम यूनिट से बढ़ने पे वाई एक्सिस पे बहुत कम दूरी बढ़े, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या हो, कम ही दूरी बढ़ने पे, उतनी ही दूरी बढ़ने पे आपको ज्यादा जो है सैचुरेशन मिल रहा है, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कांस्टेंट हो गया। अब आप कितना भी बढ़ो,
अब ज्यादा हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100% हेमोग्लोबिन यहाँ पे सैचुरेट हो चुका है। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि सिग्मॉइड कब तब मिलता है हमको, जब स्टार्टिंग में क्या हो, एकदम धीरे धीरे इंक्रीज हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैग फेज, ठीक है। उसके बाद जो है वो तुरंत रैपिड जो है वो एक्स एक्सिस पे थोड़ा भी बढ़ो तो वाई एक्सिस पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉग फेज। और अल्टीमेटली वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये आपको बॉटनी में, इकोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द सिग्मॉइड कर्व, कि जो हम पहले जो है ऑक्सीजन जैसे से बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत कम ही सैचुरेट हो रहा है हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन में इंक्रीज है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा अचानक से स्पीड में हेमोग्लोबिन जो है सैचुरेट हो रहा है। अल्टीमेटली जो जब 100% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया तो उसके बाद तो बचा ही नहीं सैचुरेट होने के लिए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ कि वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट सिग्मॉइड पैटर्न, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, लेकिन हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन पे उतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। फिर एक ऐसा टाइम है जब थोड़ा सा भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर बढ़ो तो हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा सैचुरेट होते हुए दिख रहा है, और फिर अल्टीमेटली वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द रीजन फॉर इट सिग्मॉइड पैटर्न, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट हाइपोक्सिया, ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड। यस, हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, जब आपका, ठीक है ना, आपके ब्लड में जो है हाइपोक्सिया मतलब होता है आपके सेल्स को कम ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। हाइपोक्सिया, हाइपो ऑक्सीजन, हाइपो मतलब कम, ऑक्सीजन मतलब तो आप पता ही है। तो व्हाट इज हाइपोक्सिया, व्हेन योर सेल्स डोंट गेट एनफ ऑक्सीजन। तो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला कि आप जो है आपका ठीक है, पहला तो ये है कि आपको आपके रिस्पायरेटरी पैसेज में ही कुछ ब्लॉकेज हो जाए, जैसे कि आपको कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाए, जैसे इम्फाइसीमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो गया तो आपका जो है वो रिस्पायरेटरी पैसेज का साइज इतना होना चाहिए था, ल्यूमेन का साइज इतना ज्यादा चौड़ा होना चाहिए था, अब क्या हो गया, इतना कम हो गया। तो गैस को अब आने का जगह ही कम मिल रहा है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी गैसेस ज्यादा आपके ब्लड के पास जा ही नहीं पा रहा है। तो अगर आपको कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन में कोई डिसऑर्डर है, जैसे इम्फाइसीमा या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया, या फिर आपको ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो गया, या अस्थमा हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि मान लीजिए कि आपका, ठीक है ना, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि सीओ पॉइजनिंग हो गई, तो उस केस में भी आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको कुछ पॉइजनिंग नहीं हुआ है, आपका जो हर्ट है, हर्ट बीट ही घट गया है। तो अगर आपका हर्ट बीट ही घट गया है, दैट इज नोन एज द ब्रेडी कार्डिया, तो उस सिचुएशन में भी आपका हर्ट चूंकि कम बीट कर रहा है, तो कम जो है ब्लड को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके बॉडी के पास। तो चूंकि ब्लड ही कम जाएगा, तो ब्लड ही तो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उस केस में ब्लड के कम जाने से ऑक्सीजन कम जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा सेल्स के पास। इसके अलावा अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो है हर्ट है, उसका हर्ट बीट तो सेम है, मतलब जितना होना चाहिए 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन हर एक बीट में अब ब्लड कम बाहर निकाल रहा है, यानी कि जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डिक आउटपुट है, वो ही कम हो गया, यानी हर्ट फेल कर रहा है अब, ठीक है। तो हर्ट फेलियर के केस में भी आपका ये चीज हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। मान लो कि हर्ट रेट भी नॉर्मल है, हर्ट जो बीट भी अच्छे से जितना ब्लड को करना चाहिए उतना ही कर रहा है, लेकिन अब ब्लड में हेमोग्लोबिन ही कम है, यानी आपको अनेमिया हो चुका है, तो उस केस में भी आपको अनेमिक हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। मान लो कि आप जो है हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ही घट गया, तो प्रेशर ग्रेडियंट, जो प्रेशर का डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक और एल्वेलाई में, वही घट गया, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, क्योंकि अब कम ऑक्सीजन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर से आपके ब्लड में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। और ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो रीजन तो मैंने बता दिया, अब उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। अगर आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, आपका अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी तो कोप अप करना चाहेगा ना हाइपोक्सिया से, तो वो सोचेगा कि हम हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हार्ट सेल को मिल सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल सके। दूसरा है कि आपका रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, सांस लेने, जितना भी बार आप सांस लेते हो, 12 से 16 बार नॉर्मली, नॉर्मली आप बैठे हो फिर भी 12 से 16 से ज्यादा बार जो है आप नॉर्मली सांस लोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कंफ्यूजन होगा, एनजाइटी होगी, ठीक है, आपको थका थका फील होगा, लेथार्जिक फील होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही कम है तो आपका जो है रिस्पिरेशन कम होगा, एनर्जी कम मिलेगा, तो आप जो है थके थके फील करोगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द आईआरवी एंड ईआरवी, तो आईआरवी और ईआरवी के बीच में आप डिस्टिंग्विश करो। तो देखो, आईआरवी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और हम पहले से जानते हैं रिजर्व मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो आप एक्स्ट्रा कितना इंस्पायर कर सकते हो जब आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर, ठीक है। और ईआरवी क्या होता है कि आप फोर्सफुली कितना एडिशनली कितना एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है। तो वो कितना होता है, ईआरवी आपका होता है, ठीक है, 1000 to 1100 मिलीलीटर, ठीक है।
Inspiratory capacity and expiratory capacity. Inspiratory capacity was the sum of the tidal volume and inspiratory reserve volume, and expiratory capacity was the sum of the tidal volume and expiratory reserve volume. So inspiratory capacity was the total volume of air which you can inspire by a forceful inspiration, and expiratory capacity was the total volume of air which you can expire by a forceful expiration. These were the total volume, but the inspiratory reserve volume were the additional volume, राइट. द वाइटल कैपेसिटी एंड द टोटल लंग कैपेसिटी. तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि आपका कितना वाइटल ताकत है कि आप फोर्सफुली किसी भी तरह से इंस्पायर कर सको, ठीक है, कितना मैक्सिमम आप इंस्पायर कर सकते हो आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज इक्वल टू द टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी. एंड द टोटल लंग कैपेसिटी इज दैट क्या वाइटल कैपेसिटी से पूरा दम ला के सांस ले लिया और अब आपके लंग्स में कितना जो है एयर बचा हुआ है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज द सम ऑफ द वाइटल कैपेसिटी एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम. मतलब लंग्स में कितना प्रेजेंट है जब आप वाइटल कैपेसिटी वाला एयर ले चुके हो. एंड व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम फॉर अ हेल्दी ह्यूमन इन एन आवर. ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली आप जो भी वॉल्यूम ऑफ एन इंस्पायर एक्सपायर करो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, तो आपको पता है कि चूंकि आप एक बार सांस ले रहे हो तो आप जो है 500 मिलीलीटर ले रहे हो, ठीक है, तो दैट इज योर इन वन टाइम, एक बार में आप 500 मिलीलीटर ले रहे हो. ठीक है, अब आप आओ, आप एक मिनट में कितना ले रहे हो, तो 500 में मल्टीप्लाई कर दो 12 से 16 टाइम पे. तो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कितना होगा ये 12 से 16 टाइम में लगभग आपका आएगा, ठीक है, 6000 टू 8000 मिलीलीटर. ठीक है, और अब बोल रहा है कि एक घंटे में बताओ. ठीक है, तो चूंकि 6000 से 8000, ठीक है, ये कितना था, ये आपका एक मिनट में था, तो एक मिनट में इतना है, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट. ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा कि एक घंटे में आप जो है कितना टाइडल वॉल्यूम जो है वो ले रहे हो या छोड़ रहे हो. तो दिस वाज ऑल अबाउट द टोटल आवर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टोटली फ्रॉम द एनसीईआरटी. एक एक लाइन हमने डिस्कस कर लिया है, एक भी लाइन नहीं छोड़ा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, इवन समरी भी नहीं छोड़ा है. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, क्योंकि अल्टीमेटली नीट में तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है. तो जितना जल्दी हो सके आप पूरे एनसीईआरटी को डिस्कस कर लो. हम लोग एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी एक सीरीज इस वीडियो का मैं यहाँ पे डालूंगी, जिसमें एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और एक अलग सीरीज भी मैं इस चैनल पे डालूंगी जिसमें हम लोग और डीपली भी हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को, चाहे वो जूलॉजी में चाहे वो बॉटनी में हो, उसको डिस्कस कर लेंगे, एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को, जिसके बाद हम लोग डीपली उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, ये सीरीज अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं और भी चैप्टर्स का आपके डिमांड पे जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है उसका मैं एनसीईआरटी वर्जन जो है वो यहाँ पे डाल सकूं, ताकि आप लोग जो है इसको पढ़ सके और अपना रैंक को बूस्ट कर सके. ओके, थैंक यू.